जो भी ये बात सुन रहा है कि तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी, वो इसे सुनकर आक्रोश में। सबके मन में सवाल यही कि इतने बड़े मंदिर में ऐसा महापाप कैसे हो सकता है, वो भी उस मंदिर में जो भारत के सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिरों में से एक है, जहां हर दिन करोड़ों का चढ़ावा आता है। उस मंदिर के पास इतने पैसे आते हैं कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की चीजों से प्रसाद बनाया जाए। फिर यह ऐसी खबर आती है। इसके साथ साथ मंदिर में प्रसाद बनाने का एक पूरा सिस्टम है। फिर कैसे मंदिर के अंदर प्रसाद में ऐसी मिलावट हो गई जिसने हिंदू आस्था पर ही प्रहार किया? तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की जो मिलावट पाई गई है, वो मिलावट उस घी में पाई गई है जिस घी से लड्डू तैयार किए जा रहे थे। तिरुपति के लड्डू प्रसाद के लिए यह घी बाहर से सप्लाई होता था। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, अलग अलग ठेकेदार होते हैं। सवाल यह है कि आखिर प्रसाद बनाने के लिए जो घी आ रहा था, वो चर्बी वाला घी कहां से सप्लाई हो रहा था? इसको सप्लाई करने वाले सप्लायर कौन थे? क्या साजिश के तहत चर्बी वाली मिलावट की गई? क्या यह सिस्टम की कोई लापरवाही थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। जब यह बात पता चली कि लड्डू बनाने के घी में जानवरों की चर्बी मिलाई गई और उसकी एक लैब रिपोर्ट में पुष्टि हुई है, तो देश भर में बवाल मचा। इसके बाद आज तिरुपति मंदिर की व्यवस्था संभालने वाला बोर्ड सामने आया, क्योंकि सवाल बोर्ड पर भी उठ रहे थे कि प्रसाद में इस तरह से खेल हुआ कैसे। इस पर तिरुपति मंदिर प्रशासन यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD, उसने जो बातें बताई हैं वो सबको सुननी चाहिए। मंदिर प्रशासन ने बताया कि तिरुपति मंदिर को 5 कंपनियां घी सप्लाई करती, जिसमें एक कंपनी का घी मिलावटी पाया गया। घी के सैंपल की जांच रिपोर्ट में फैट रीडिंग 20 थी, जबकि शुद्ध घी की रीडिंग 95.68 से 104.32 होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि घी मिलावटी नहीं, बहुत ज्यादा मिलावटी था। मंदिर प्रशासन के पास घी की अपनी टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए बाहर की लैब में टेस्ट कराया गया। मंदिर प्रशासन का दावा है कि क्योंकि उनके पास जांच के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, सप्लायर ने इसका फायदा उठाया और अब मिलावटी घी सप्लाई करने वाले सप्लायर को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तिरुपति मंदिर में मुख्य प्रसाद लड्डू है और यह इतने व्यापक पैमाने पर प्रसाद बनता है यहां पर, जिसके लिए बड़े पैमाने पर घी की जरूरत पड़ती है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि तिरुपति मंदिर में हर दिन 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। इन लड्डुओं को बनाने में डेली 1000 किलो से ज्यादा का घी लग जाता है। लड्डू बनाने में महीने में 42,000 किलो और साल में 5 लाख किलो के करीब घी लगता है। अब इतने बड़े पैमाने पर घी की जरूरत को मंदिर प्रशासन खुद से तो पूरा नहीं कर सकता, इसलिए घी अलग अलग ठेकेदारों से खरीदे जा रहे थे। और इसी में जिन 5 सप्लायर से घी लिया जा रहा था, कहा जा रहा है कि उसमें एक सप्लायर के घी की जब टेस्टिंग हुई तो यह घी मिलावटी निकला और इसमें जानवरों की चर्बी थी। तिरुपति मंदिर में घी की सप्लाई करने वाली जिस सप्लायर कंपनी का घी मिलावटी निकला, उस कंपनी का नाम AR डेयरी है। इस कंपनी के बारे में दावा है कि इसे आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने 2023 में घी सप्लाई का काम दिया था। अब जब इसके सप्लाई किए घी में गड़बड़ी मिली तो AR डेयरी का घी बंद कर दिया गया और कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी गई। हालांकि घी सप्लाई करने वाली कंपनी का कहना है कि मिलावटी घी का मामला जून और जुलाई में आया था। इस दौरान उन्होंने तिरुपति में घी की ज्यादा सप्लाई नहीं की थी। 4 टैंकर घी भेजे गए थे जिसका भुगतान भी किया गया, लेकिन घी के 5वें टैंकर की शिकायत आई, जिसको कंपनी ने चैलेंज भी किया और लैब में टेस्ट के बाद ही घी सप्लाई हो रहा था। आज यह बात सामने आई है कि इस कंपनी ने 6 टैंकर घी सप्लाई किए, जिसमें से हर टैंकर में 15,000 लीटर घी था। यानी कुल 6 टैंकर को अगर आप मिला दीजिए तो 90,000 लीटर घी, और इसी घी में मिलावट पाए जाने की बात है। वैसे जो लोग अभी तिरुपति के दर्शन के लिए जा रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि अभी क्या स्थिति है भाई, क्या अभी भी मंदिर में मिलावटी घी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब जा रहा हूं तो प्रसाद खरीदना है कि नहीं खरीदना है, लेना है या नहीं लेना है? इस पर आज मंदिर प्रशासन ने सबको आश्वासन देते हुए कहा कि घी की सप्लाई में सुधार के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। एक्सपर्ट कमेटी ने खुद की लैब बनाने के लिए कहा है। मंदिर प्रशासन ने कहा कि हमें ऐसे सप्लायर मिल गए हैं जो सारे टेस्ट में पास हुए हैं, कुछ दिनों में यह समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि इतना चढ़ावा आता है इस मंदिर के पास, इस मंदिर ने अपना लैब क्यों नहीं बनाया जो आज सोच रहे हैं बनाने के लिए मंदिर प्रशासन ने? आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा है कि मिलावटी घी सप्लायर को बदल दिया गया है। अब कर्नाटक से नंदनी ब्रांड का घी मंगवाया जाएगा। कर्नाटक का नंदनी ब्रांड का घी पहले वाले घी से ज्यादा महंगा है। पहले 320 रुपए किलो के रेट पर मंदिर प्रशासन को घी मिल रहा था। अब जो कर्नाटक की कंपनी से घी खरीदा जाएगा वो 475 रुपए प्रति किलो का है।
अब आपको यह भी समझना चाहिए कि यह पूरा मामला सामने कैसे आया, कैसे पता चला कि भाई घी में मिलावट चल रही है। इस पर चंद्रबाबू नायडू सरकार का कहना है कि जैसे ही उनकी सरकार बनी, उन्होंने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की। इस अधिकारी को मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। इसी प्रक्रिया के दौरान घी, चावल और सारी सब्जियों की टेस्टिंग की गई। इसी टेस्टिंग में पता चला कि जो घी सप्लाई हो रहा था वो 320 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जा रहा था, जबकि मार्केट में तो घी 500 रुपए पर किलो वाला है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इतने कम रेट पर शुद्ध घी मिल ही नहीं सकता, इसलिए इसकी जांच कराई और जांच कराई तो सच सामने आ गया। इसके बाद लड्डू विवाद पर राजनीति भी तेज हो गई। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसके लिए पहले की जगनमोहन रेड्डी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो जगनमोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर पलटवार किया। चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि जगनमोहन सरकार तिरुपति मंदिर की पवित्रता भंग कर रहा है या की है उसने। इस पर जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू राजनीति के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि घी के लिए टेंडर प्रक्रिया हर 6 महीने में होती है, योग्यता के मानदंड सालों से वही है। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि अब मंदिर में सभी शुद्ध चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, मंदिर को सैनिटाइज कर दिया गया है। इस पर जगनमोहन ने कहा कि सप्लायर को क्वालिटी सर्टिफिकेट लेना होता है, हमने खुद 18 बार प्रोडक्ट्स खारिज किए थे। जगनमोहन रेड्डी इसलिए भी घिरे हुए हैं क्योंकि उनकी सरकार के दौरान भी प्रसाद की खराब क्वालिटी का मामला उठा था। तिरुमाला मंदिर के पूर्व पुजारी रमण दीक्षितुलु ने कहा कि प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल घी में काफी अशुद्धियां थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब सरकार बदली है तो एक्शन हो रहा है। यानी पूर्व पुजारी कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मिलावटी सामान इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जगनमोहन रेड्डी इसलिए भी घिरे हैं क्योंकि उन पर पहले भी हिंदू आस्था से खिलवाड़ के आरोप लग चुके हैं। साल 2021 में चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी पर यह भी आरोप लगाया था कि वो राज्य में ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदुओं को दबा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का दावा था कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान हिंदू मंदिरों पर 127 हमले हुए। नायडू का आरोप था कि ईसाई होने के नाते जगनमोहन रेड्डी ईसाइयों के कल्याण में तो पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन हिंदुओं को पूरी तरह से अनदेखी कर रहे थे उनकी। जिस तरह से आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर की पवित्रता से खिलवाड़ हुआ, उससे वहां के हिंदू भी एक्टिव हो गए और हर हाल में मंदिर की पवित्रता की रक्षा की बात कर रहे हैं। राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनना चाहिए। वो चाहते हैं कि देश भर में मंदिरों के देखरेख से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। सनातन धर्म को अपवित्र होने से बचाना चाहिए। तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर जो बातें चल रही हैं वो किसी को पता ही नहीं चलती अगर आंध्र प्रदेश की नई सरकार इस प्रसाद को बनाने वाले घी के सैंपल को लेकर उसे जांच के लिए ना भेजती। भाई जांच के लिए जाता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता। घी के सैंपल को जांच के लिए गुजरात के आणंद की लेबोरेटरी में भेजा गया, जिसका नाम सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड है। इसकी स्थापना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने की थी। इसी लैब में 9 जुलाई को सैंपल भेजे गए थे। 16 जुलाई को रिपोर्ट आई, जिसके बाद हंगामा मचा। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि इस रिपोर्ट में सस्पेक्टेड शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि ऐसा सस्पेक्टेड है कि यह सारे सामान जानवर की चर्बी इस घी में है। हिंदू आस्था से खिलवाड़ पर मोदी सरकार का सख्त स्टैंड रहता है, इसलिए इस मामले में भी सरकार एक्टिव हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जिस सोर्स से रिपोर्ट आई है उसकी पूरी तहकीकात की जाएगी और फिर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। एक बार सुनिए स्वास्थ्य मंत्री को, फिर बताऊंगा कि कैसे यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बॉस, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। एक सोशल एक्टिविस्ट ने इस मामले में सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दखल देने की अपील की है। उधर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होने वाली है। आप यह भी देखिए कि जिस लड्डू को लेकर विवाद हो रहा है वो किसी सामान्य मंदिर का नहीं
बल्कि हिंदू आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर का। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में लड्डू सैकड़ों सालों से दिया जा रहा है। हैरानी होगी आपको यह सुनकर, यहां भक्तों को लड्डू का महाप्रसाद बांटने की परंपरा 300 साल पुरानी है। तिरुपति मंदिर में साल 1715 में लड्डू बांटने की प्रक्रिया शुरू। इतिहास में सिर्फ 6 बार लड्डू बनाने की विधि को बदला गया। लड्डुओं की क्वालिटी चेक करने के लिए फूड टेस्टिंग लैब भी हैं। साल 2014 में तिरुपति मंदिर के लड्डू को जीआई टैग मिला। लड्डू से टीटीडी को 500 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होती है। लड्डू बनाने के काम में 600 रसोइये लगते हैं। लड्डू बनाने में सैकड़ों किलो काजू, बादाम, किशमिश, केसर जैसे कई सूखे मेवे का इस्तेमाल होता है। लड्डू पर इतना बवाल इसलिए भी है क्योंकि यही लड्डू मंदिर का मुख्य प्रसाद है। मान्यता है कि अगर प्रसाद वाला लड्डू नहीं लिया तो दर्शन अधूरा रह जाता है। दुनिया भर में तिरुपति बालाजी के भक्तों में इस लड्डू का विशेष महत्व है और यह बहुत ही खास तरीके से बनाया जाता है। बनाने की प्रक्रिया सुनिए। लड्डू को मंदिर की रसोई में बनाते हैं और मंदिर की रसोई को पोटू कहते हैं। प्रसाद के लड्डू 3 तरह के होते हैं। पहला प्रकार है प्रोक्तम लड्डू। यह साइज में छोटा होता है, वजन 40 ग्राम होता है, भक्तों को निःशुल्क मिलता है। दूसरे प्रकार का लड्डू है अस्थानम लड्डू। यह पर्व और त्योहार पर बनता है, वजन 175 ग्राम होता है, उसकी कीमत 50 रुपए प्रति लड्डू। तीसरे प्रकार का लड्डू है कल्याणोत्सवम लड्डू। सबसे ज्यादा डिमांड इसी की होती है, सेवा करने वालों में बढ़ता है। कल्याणोत्सवम में भाग लेने वालों को मिलता है ये। एक लड्डू 750 ग्राम का होता है और एक लड्डू की कीमत 200 रुपए होती है। तिरुपति मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक माना जाता है। यहां भगवान के लिए भोजन बनता है, प्रसाद बनता है और यह काम अनुष्ठान की तरह किया जाता है। तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट की खबर से भक्त हैरान। लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये पता कैसे करें भाई कि घी या लड्डू में मिलावट है या नहीं, क्योंकि सिर्फ तिरुपति ही नहीं, लड्डू तो कई मंदिरों के प्रसाद के तौर पर मिलता है। और सिर्फ प्रसाद की ही बात नहीं, हम जो मार्केट से लड्डू खरीद रहे हैं या घी इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमने फूड एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर बातचीत की और घी के साथ लड्डू का भी लाइव टेस्ट किया। देखिए घी और लड्डू के लाइव टेस्ट में क्या निकला। घी की बात कर रहे हैं यहाँ पे और इसका घी का इस्तेमाल लड्डू के अंदर किया जाता है। तो घी का हम सैंपल लेके फिर इसको, तो आप एक बार इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के एक बार इसका दिखा सकते हैं। जैसे घी का जो भी हमारे पास सैंपल आया, जहां से जो भी आपका जिसमें भी डाउट लग रहा है, इस तरह से सैंपल आता है और उसको इस तरह से हमारी टेस्ट ट्यूब में, जार में उसको डाला जाता है और फर्दर कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं, रीएजेंट्स होते हैं जो उसके अंदर दोबारा से ऐड किए जाते हैं। घी के अंदर आमतौर पे फैट का टेस्ट किया जाता है, किस तरह के फैट की मिलावट है। जैसे इस रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि इसमें कई तरह के फैट दिखाए जा रहे हैं। तो अब जैसे इसमें ये केमिकल स्पेसिफिकली कुछ मिलाया गया और इसका कुछ कलर में चेंज आ रहा है, तो थोड़ा अगर इसका कलर में चेंज आ रहा है तो फर्स्ट लेवल पर ये इशारा कर रहा है कि इसमें अडल्ट्रेशन होने की संभावना है। लड्डू इसका हमने सैंपल लिया और ये सैंपल लेने के बाद बेसिक लेवल पे जैसे टेस्ट करते हैं तो हम इसको इसमें डालेंगे और उसके बाद कुछ किस तरह के रीएजेंट्स होते हैं, उन रीएजेंट्स को हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि बेसिक लेवल पे पता लग जाए। कुछ तरह की कलर इंडिकेशन होती है जो एक इशारा देती है कि इसमें मिलावट है कि नहीं। फिलहाल हम आपको ये बेसिक जांच दिखा रहे हैं, पर इसके लिए आगे अदर एडवांस टेस्ट होता है। तो ये हम कुछ इसमें केमिकल्स मिलाते हैं जिससे पता लग सके कि बेसिक लेवल पे। तो जैसे हम आपको स्टेप्स दिखा रहे हैं, हमने इसमें लड्डू का सैंपल ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और उसके बाद इसमें कुछ केमिकल हैं जो मिलाए जाते हैं जिनके जरिए एक इशारा मिलता है कि इसमें फर्स्ट लेवल कुछ मिलावट है कि नहीं। अगर ये ब्लू कलर होगा तो मतलब इसमें मिलावट की तरफ ये अंदेशा करेगा। अच्छा। तो अभी हमारा एक लास्ट स्टेप और है, उसको हम इसमें केमिकल को, ये भी पता चलता है कि किस चीज की मिलावट इसमें की उसके बाद फिर फर्दर टेस्ट किया जाता है कि जैसे हम इस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें फर्दर ये जो आप देख रहे हैं एस वैल्यू, ये इशारा करता है कि किस तरह के फैट की मिलावट है खासतौर पे। तो वो आगे नेक्स्ट लेवल पे, जैसे इसका कलर ब्लू होना चाहिए था, अगर इसका कलर ब्लू होता तो पहले लेवल पे हम ये मानते कि इसमें अडल्ट्रेशन है, किसी तरह की मिलावट है और फिर आगे इसको फर्दर और जांच किया जाता है। जो आया है इसमें मिलावट नहीं है। ये वाला जो लड्डू जिसको अभी हम जांच कर रहे हैं पहले लेवल पे ये ओके है। यानी इस तरह से टेस्ट किया जाता है। जब पहले लेवल पे ही मिलावट नहीं मिली तो फिर आगे नहीं होगा टेस्ट। पहले लेवल पे मिलावट मिल गई, कलर ब्लू हो गया तो फिर आगे भेजते हैं भाई उसको चेक करने की क्या क्या मिला हुआ है। इस मामले के सामने आने के बाद प्रसाद की शुद्धता पर भक्तों के अंदर एक डर सा बैठ गया है और इस डर को दूर करने के लिए अब राज्य सरकारें एक्टिव हो गई हैं।
राजस्थान में सभी बड़े मंदिरों के प्रसाद की टेस्टिंग की बात कही जा रही है। सोचिए क्या वक्त आ गया है कि अब मंदिर के प्रसाद की टेस्टिंग की जरूरत पड़ रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी साजिश या अपनी लालच के चक्कर में, जो भी हो अभी तो जांच में पता चलेगा, कि प्रसाद को कैसे अशुद्ध कर दिया। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जो जुबानी लड़ाई चल रही है उसकी चर्चा हर जगह है। कल भी हमने आपको इसका चैप्टर दिखाया था कि कैसे पर्सनल लेवल पर अटैक चला गया। अखिलेश यादव यूपी में हुए एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि एनकाउंटर तो फर्जी हैं, इनमें जाति देखकर जान ली जा रही है और मरने वाले ज्यादातर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। ऐसा करके अखिलेश अपनी पीडीए वाली राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और सीएम योगी को इसी राजनीति में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। वो किसी के दबाव में वैसे भी नहीं आते और वो जो करते हैं सीना ठोक के करते हैं। इसलिए आप देखिए कि इधर अखिलेश यादव, मंगेश यादव एनकाउंटर पर राजनीति करते रह गए, उधर एक और यादव का एनकाउंटर हो गया। भाई अपराधी है तो एनकाउंटर होगा, एक्शन होगा। ये योगी आदित्यनाथ क्लियर मैसेज दे रहे हैं। और ये नया एनकाउंटर यूपी में कहां हुआ, किस यादव का एनकाउंटर हुआ, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि सीएम योगी कैसे अखिलेश की ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। योगी ने कह दिया कि कोई कितने भी सवाल उठाए, माफिया मिट्टी में मिलते रहेंगे। गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। यानी बुलडोजर पर भले ही ब्रेक लगा है, उसका इंजन बंद नहीं हुआ है और यूपी में थूक जिहाद जैसा अनर्थ नहीं चलेगा। आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, जहां उन्होंने जाति के नाम पर राजनीति करने वालों को इस बात से क्लियर मैसेज दिया कि हिंदू समाज जाति के नाम पर नहीं बटेगा। हिंदू समाज सनातन की शक्ति और सनातन के संदेश से चलेगा। आप भी योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर आपको यूपी के नए एनकाउंटर के बारे में बताऊंगा, जिसकी चर्चा फिर बहुत तेज हो गई। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हमने ये नहीं कहा कि हमारी जय इसलिए हो जिससे हम किसी को प्रताड़ित कर सके। यानी हमारे देश की जय या हिंदू धर्म की जय इसलिए न हो कि हम किसी को उत्पीड़न करें, नहीं। जय इसलिए हो जिससे विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग सनातन धर्म कर सके। आज योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अधर्म का नाश करने का काम नॉन स्टॉप जारी रहेगा। इसके लिए कोई दबाव काम नहीं आएगा। इसकी गवाही सुल्तानपुर से आई और वो गवाही ये तस्वीरें दे रही। यूपी एसटीएफ ने आज एनकाउंटर में सुल्तानपुर डकैती कांड में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश अजय यादव को गिरफ्तार किया। आरोप है कि एसटीएफ ने जब अजय यादव की घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अजय यादव के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे दबोच लिया और डकैती के बाद भागता फिर रहा अजय यादव व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर हो गया। पुलिस ने अजय यादव के पास से 4 किलो चांदी बरामद करने का दावा किया है। सुनिए अजय यादव के एनकाउंटर पर पुलिस क्या कह रही है। जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है और ये जो टिकरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। इसके पास से करीब 4 केजी सिल्वर बरामद हुआ है। सुल्तानपुर कांड में एक और एनकाउंटर से साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ दबाव नहीं लेते। सीएम योगी जब यूपी के व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं तो उनके खिलाफ अपराध करने वालों को चुन चुनकर अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। हालांकि सुल्तानपुर में हुए इस एनकाउंटर पर अब तक अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन अजय यादव के एनकाउंटर के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने ट्वीट किया कि पता चला है कि आज सुबह ही सोते हुए अखिलेश जी को अचानक दर्द उठा। कराते हुए उन्होंने अपने सहयोगी से पूछा कि क्या आज फिर यूपी पुलिस ने कोई एनकाउंटर कर दिया। सहयोगी ने बताया सुल्तानपुर ज्वेलर्स डकैती कांड में फरार आरोपी अजय यादव को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। अखिलेश यादव जी के दर्द का अंत ही नहीं हो रहा, दर्द निवारक दवा भी असर नहीं कर रही। राकेश त्रिपाठी जो बीजेपी नेता है उनको सुनिए। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जितना अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस अपराधियों को उतनी जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। अब अखिलेश जी को हर मुठभेड़ के बाद बहुत दर्द होता है।
दर्द निवारक दवाएं भी अब बेअसर हो रही हैं। अखिलेश यादव जी का दर्द खत्म ही नहीं हो पा रहा। बीजेपी ने अखिलेश को निशाने पर इसलिए लिया क्योंकि सुल्तानपुर डकैती कांड में आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से अखिलेश लगातार यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ पर सवाल उठा रहे। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव उसके परिवार से भी मिले थे और एनकाउंटर को फेक बता दिया था। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर लगातार योगी सरकार पर हमले किए। वो कभी एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव की जाति पर सवाल उठा रहे थे, कभी एसटीएफ के अधिकारियों की जाति वाली लिस्ट बता रहे थे, जबकि सुल्तानपुर डकैती कांड में जिन बदमाशों पर कार्रवाई हुई उनकी अगर आप लिस्ट देखें तो इसमें अनुज प्रताप सिंह भी है, विनय शुक्ला भी है, फुरकान भी है, तो मंगेश यादव और अजय यादव भी हैं। लेकिन इसके बावजूद मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से अखिलेश यादव एसटीएफ की कार्रवाई के बहाने योगी सरकार को घेरने में जुटे। अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आपको एसटीएफ की कार्रवाई का वो डेटा बताऊंगा जो जातिवाद के नैरेटिव की हवा निकाल देगा। एसटीएफ में एक ही तरह के लोग हैं और उन लोगों को जानबूझ के रखा गया है, जिससे कि अगर कभी किसी को फेक इनकाउंटर करना पड़े, किसी को डराना धमकाना पड़े, झूठे मुकदमे लगाना पड़े, किसी से वसूली करनी पड़े, तो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसे अधिकारी पोस्ट हैं। और ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए, सरकार को खुश करने वाले अधिकारी हैं। अब अपराधियों के एनकाउंटर पर यूपी एसटीएफ और योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड भी देख लीजिए। यूपी एसटीएफ ने मई 2023 से 5 सितंबर 2024 तक अलग अलग एनकाउंटर्स में 9 अपराधियों को ढेर किया। इनमें से 1 जाट, 3 मुसलमान, 1 ब्राह्मण, 2 राजपूत और 2 यादव जाति के अपराधी। योगी आदित्यनाथ 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और पिछले 7 सालों के आंकड़े अगर देखें तो इन 7 सालों में यूपी में 12,525 मुठभेड़ें हुई। इन मुठभेड़ों में 207 माफिया या अपराधी मारे गए। मारे गए अपराधियों में 66 मुसलमान, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुर्जर, 14 यादव, 13 दलित और 34 दूसरी जातियों के अपराधी शामिल। यानी सिर्फ यादव ही योगी आदित्यनाथ या एसटीएफ के टारगेट पर है। ऐसा आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव को भी देखना चाहिए कि एनकाउंटर में यादवों से ज्यादा ठाकुर और ब्राह्मण अपराधी शामिल हुए हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बयानों की लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा मंगेश यादव के एनकाउंटर का है, लेकिन यह लड़ाई अब पर्सनल पर आज हो चुकी है। अब तक योगी और अखिलेश के बीच माफिया और मठाधीश पर बार पलटवार आपने देखी, लेकिन आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात बोली जिसकी गूंज लखनऊ में बैठे अखिलेश तक भी पहुंची। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीने की चीजों से गंदा खिलवाड़ करने वालों को साफ शब्दों में वार्निंग दी। योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ गन्ने के जूस में और सहारनपुर में रोटी के वायरल वीडियो का जिक्र किया। असल में पिछले दिनों हापुड़ में गन्ने के जूस में यूरिन मिलाने और सहारनपुर में रोटियां बनाते वक्त उनमें थूकने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंची। और इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए एक बार। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई, क्योंकि मामला उस वोट बैंक से जुड़ा था जिसकी राजनीति अखिलेश करते। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना ट्वीट किया, भाषा से पहचानिए असली संत महंत साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की लड़ाई में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री हुई। अयोध्या पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस के मोहरा और श्री राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए और उनकी बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज का ही नहीं, प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी अपमान हो रहा है। ऐसे बयान के लिए वो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे लिखा कि उनकी भाषा ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या की धरती से आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी को हराने का ऐलान कर दिया। सुनिए। बिल्ली के भाग से छीका कभी कभी टूटता है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी, ये मैं अयोध्या की धरती से कह रहा हूँ। यह सच है कि समाजवादी पार्टी ने झूठ बोल करके, गुमराह करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसे जीत ली जो
उनको भी अपेक्षा नहीं रही होगी, लेकिन हमारी जो कमियां थी उनको हम लोगों ने खोज लिया है और उनको सुधार करके 2027 में एक तरफ अखिलेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ वो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जमीन के अधिग्रहण को मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे। अयोध्या में किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने अखिलेश के इन आरोपों की क्या वजह बताई, वो भी सुनिए। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुरगांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। क्या सड़क पर नियम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वालों का सिर्फ चालान कटेगा? क्या सड़क पर भयंकर गलती कर दूसरे की मौत की वजह बनने वालों को थाने से जमानत मिलती रहेगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि गुरुग्राम में अक्षत गर्ग नाम के एक लड़के की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि एक शख्स रॉन्ग साइड पर कार लेकर आ रहा था। आप देखिए, अक्षत सही साइड चल रहा था, वो बाइक चला रहा था, रॉन्ग साइड से कार आ रही थी। अब उसको वहां पे टर्न था, दिखी नहीं कि कार आ रही है, वो सीधा जाके कार में टकरा है। एक बार ये वीडियो देखिए आप फुल फ्रेम। जो व्यक्ति रॉन्ग साइड से आ रहा था उसने थोड़ा सा समय बचाने के लिए ऐसी गलती की जो 22 साल के अक्षत के लिए जिंदगी पर भारी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती बाइक की रॉन्ग साइड से आ रही एसयूवी कार से इतनी जोरदार टक्कर हुई कि देखने वालों का दिल दहल गया। बाइक के परखच्चे उड़ गए। टक्कर लगते ही बाइक में से धुआं निकलने लगा। कार का फ्रंट हिस्सा, बोनट सब धंस गया। आगे का शीशा टूट गया। सेकेंड्स में ही अक्षत गर्ग की मौत हो गई। ना उसके दोस्त कुछ समझ पाए, ना मौके पर जुटे लोग कुछ कर पाए। यहां तक कि अक्षत को अस्पताल तक नहीं ले जाया जा सका। बीच सड़क पर लापरवाही का यह वीडियो 15 सितंबर का है। सुबह करीब 6 बजे अक्षत गर्ग अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड पर निकला था। जैसे ही अक्षत फेज 2 मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करके आगे पहुंचा, वैसे ही रॉन्ग साइड से आ रही एसयूवी कार ने अक्षत की बाइक को टक्कर मारी। रोड एक्सीडेंट का यह पूरा वीडियो दूसरी बाइक पर आ रहे अक्षत के दोस्त की बाइक पर लगे कैमरे में कैद हो गया। इसी वीडियो में वो शख्स भी दिखा जो रॉन्ग साइड पर कार चला रहा था। इसका नाम है कुलदीप कुमार ठाकुर। एक्सीडेंट के बाद कुलदीप के चेहरे पर टेंशन तक नहीं दिख रही थी। और तो और कुलदीप ने रॉन्ग साइड से आने के लिए जो दलीलें दी वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 25 साल के कुलदीप ठाकुर ने पुलिस को बताया कि वो जल्दी में था, इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में कार को रॉन्ग साइड पर ले आया। कुलदीप ने पुलिस को यह भी कहा कि जहां एक्सीडेंट हुआ वहां ब्लाइंड स्पॉट था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब सवाल है कि जो शख्स हाईवे पर रॉन्ग साइड पर चल रहा, हाईवे पर, वो सामने से आती गाड़ी को देखकर क्या कर लेता भाई? ये तो जानबूझकर खुद की और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने जैसा हुआ। गुरुग्राम में हुआ यह एक्सीडेंट कितना भयंकर और डरावना था वो सबको दिख रहा है। गाड़ी का हाल क्या हुआ वो भी दिख रहा है। लेकिन अब सवाल तो पुलिस पर भी उठ रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। ये वही वो गाड़ी है जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी। ये वही गाड़ी देखिए, ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार से आ रही थी और जो बाइक चालक थे वो अपनी तरफ से 100 की स्पीड से जा रहे थे वहां पर। तभी उस दौरान जो है इस गाड़ी से जब टक्कर हुई तो गाड़ी के हालात को देख करके समझ सकते हैं कि कितना जोरदार टक्कर रहा होगा। और इस टक्कर को साफ तौर पर वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से जोरदार टक्कर होती है। और उसके सोचिए गाड़ी की हालत हो गई तो अक्षत की क्या हालत हुई होगी। गुरुग्राम पुलिस ने एक्सीडेंट स्पॉट से ही आरोपी कुलदीप ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर केस भी दर्ज किया और जो धाराएं लगाई गई वो भी जान लीजिए। धारा 106 लगाई गई जो लापरवाही से मौत के कारण पर लगाई जाती है। धारा 281 तेज गाड़ी चलाने पर लगाई जाती है। धारा 324 सेक्शन 4 शरारत के चलते 20,000 रुपए से अधिक के नुकसान पर लगाई जाती है। और धारा 166 लगाई गई जो मोटर वाहन दुर्घटना के बाद मुआवजे के लिए होती है। ये सभी ऐसी धाराएं हैं जिन्हें हल्का माना जाता है, जिसमें जमानत मिल जाती है। इसी का फायदा आरोपी कुलदीप ठाकुर ने उठाया और थाने से ही जमानत लेकर उसी दिन बाहर आ गया, बिना किसी देरी के।
जबकि यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी कुलदीप ठाकुर पुलिस को अपना लाइसेंस तक नहीं दे पाया था। और इसीलिए जो मां है अक्षत की, वो कह रही हैं कि भाई पुलिस हमारी मदद करो, और चारों तरफ पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीने की चीजों से गंदा खिलवाड़ करने वालों को साफ शब्दों में वार्निंग दी। योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ गन्ने के जूस में और सहारनपुर में रोटी के वायरल वीडियो का जिक्र किया। असल में पिछले दिनों हापुड़ में गन्ने के जूस में यूरिन मिलाने और सहारनपुर में रोटियां बनाते वक्त उनमें थूकने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंची। और इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए एक बार। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, आपको शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई, क्योंकि मामला उस वोट बैंक से जुड़ा था जिसकी राजनीति अखिलेश करते। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना ट्वीट किया, भाषा से पहचानिए असली संत महंत साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की लड़ाई में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री हुई। अयोध्या पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस के मोहरा और श्री राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए और उनकी बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज का ही नहीं, प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी अपमान हो रहा है। ऐसे बयान के लिए वो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे लिखा कि उनकी भाषा ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या की धरती से आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी को हराने का ऐलान कर दिया। सुनिए। बिल्ली के भाग से छीका कभी कभी टूटता है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी, ये मैं अयोध्या की धरती से कह रहा हूँ। यह सच है कि समाजवादी पार्टी ने झूठ बोल करके, गुमराह करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसे जीत ली जो उनको भी अपेक्षा नहीं रही होगी, लेकिन हमारी जो कमियां थी उनको हम लोगों ने खोज लिया है और उनको सुधार करके 2027 में। एक तरफ अखिलेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जमीन के अधिग्रहण को मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे। अयोध्या में किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने अखिलेश के इन आरोपों की क्या वजह बताई, वो भी सुनिए। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुरगांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर आपको यूपी के नए एनकाउंटर के बारे में बताऊंगा, जिसकी चर्चा फिर बहुत तेज हो गई। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हमने ये नहीं कहा कि हमारी जय इसलिए हो जिससे हम किसी को प्रताड़ित कर सके, यानी हमारे देश की जय या हिंदू धर्म की जय इसलिए न हो कि हम किसी को उत्पीड़न करें, नहीं, जय इसलिए हो जिससे विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग सनातन धर्म कर सके। आज योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अधर्म का नाश करने का काम नॉन स्टॉप जारी रहेगा। इसके लिए कोई दबाव काम नहीं आएगा। इसकी गवाही सुल्तानपुर से आई और वो गवाही ये तस्वीरें दे रही। यूपी एसटीएफ ने आज एनकाउंटर में सुल्तानपुर डकैती कांड में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश अजय यादव को गिरफ्तार किया। आरोप है कि एसटीएफ ने जब अजय यादव की घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अजय यादव के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे दबोच लिया और डकैती के बाद भागता फिर रहा अजय यादव व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर हो गया।
पुलिस ने अजय यादव के पास से 4 किलो चांदी बरामद करने का दावा किया है। सुनिए अजय यादव के एनकाउंटर पर पुलिस क्या कह रही है। जवाबी भी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है और ये जो चटीरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। इसके पास से करीब 4 केजी सिल्वर बरामद हुआ है। सुल्तानपुर कांड में एक और एनकाउंटर से साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ दबाव नहीं लेते। सीएम योगी जब यूपी के व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं तो उनके खिलाफ अपराध करने वालों को चुन चुनकर अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। हालांकि सुल्तानपुर में हुए इस एनकाउंटर पर अब तक अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन अजय यादव के एनकाउंटर के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने ट्वीट किया कि पता चला है कि आज सुबह ही सोते हुए अखिलेश जी को अचानक दर्द उठा। कराते हुए उन्होंने अपने सहयोगी से पूछा कि क्या आज फिर यूपी पुलिस ने कोई एनकाउंटर कर दिया। सहयोगी ने बताया सुल्तानपुर ज्वेलर्स डकैती कांड में फरार आरोपी अजय यादव को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। अखिलेश यादव जी के दर्द का अंत ही नहीं हो रहा, दर्द निवारक दवा भी असर नहीं कर रही। राकेश त्रिपाठी जो बीजेपी नेता है उनको सुनिए। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जितना अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस अपराधियों को उतनी जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। अब अखिलेश जी को हर मुठभेड़ के बाद बहुत दर्द होता है। दर्द निवारक दवाएं भी अब बेअसर हो रही हैं। अखिलेश यादव जी का दर्द खत्म ही नहीं हो पा रहा। बीजेपी ने अखिलेश को निशाने पर इसलिए लिया क्योंकि सुल्तानपुर डकैती कांड में आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से अखिलेश लगातार यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ पर सवाल उठा रहे। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव उसके परिवार से भी मिले थे और एनकाउंटर को फेक बता दिया था। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर लगातार योगी सरकार पर हमले किए। वो कभी एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव की जाति पर सवाल उठा रहे थे, कभी एसटीएफ के अधिकारियों की जाति वाली लिस्ट बता रहे थे। जबकि सुल्तानपुर डकैती कांड में जिन बदमाशों पर कार्रवाई हुई उनकी अगर आप लिस्ट देखें तो इसमें अनुज प्रताप सिंह भी है, विनय शुक्ला भी है, फुरकान भी है, तो मंगेश यादव और अजय यादव भी हैं। लेकिन इसके बावजूद मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से अखिलेश यादव एसटीएफ की कार्रवाई के बहाने योगी सरकार को घेरने में जुटे। अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आपको एसटीएफ की कार्रवाई का वो डेटा बताऊंगा जो जातिवाद के नैरेटिव की हवा निकाल देगा। एसटीएफ में एक ही तरह के लोग हैं और उन लोगों को जानबूझ के रखा गया है जिससे कि अगर कभी किसी को फेक इनकाउंटर करना पड़े, किसी को डराना धमकाना पड़े, झूठे मुकदमे लगाना पड़े, किसी से वसूली करनी पड़े, तो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसे अधिकारी पोस्ट हैं और ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए सरकार को खुश करने वाले अधिकारी हैं। अब अपराधियों के एनकाउंटर पर यूपी एसटीएफ और योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड भी देख लीजिए। यूपी एसटीएफ ने मई 2023 से 5 सितंबर 2024 तक अलग अलग एनकाउंटर्स में 9 अपराधियों को ढेर किया। इनमें से 1 जाट, 3 मुसलमान, 1 ब्राह्मण, 2 राजपूत और 2 यादव जाति के अपराधी। योगी आदित्यनाथ 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और पिछले 7 सालों के आंकड़े अगर देखें तो इन 7 सालों में यूपी में 12,525 मुठभेड़ें हुई। इन मुठभेड़ों में 207 माफिया या अपराधी मारे गए। मारे गए अपराधियों में 66 मुसलमान, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुर्जर, 14 यादव, 13 दलित और 34 दूसरी जातियों के अपराधी शामिल। यानी सिर्फ यादव ही योगी आदित्यनाथ या एसटीएफ के टारगेट पर है, ऐसा आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव को भी देखना चाहिए कि एनकाउंटर में यादवों से ज्यादा ठाकुर और ब्राह्मण अपराधी शामिल हुए हैं।